बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लैब का जो एक्सपेरिमेंट है वो पहले मैं आपके साथ एक डॉक्यूमेंट शेयर कर लूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। ये जो आपके पास जो एक्सपेरिमेंट है वो है एस्टिमेशन ऑफ WBC काउंट इन दी गिवन सैंपल ऑफ ब्लड। आपको मालूम है इसके अंदर हमें वही जो न्यू बार चेम्बर वाला जो मैकेनिज्म है जिससे RBC काउंट किया था, उसी मैकेनिज्म के साथ जो है वो हम ये वाले वेट टेस्ट करते हैं। न्यू बार चेम्बर के आपको मालूम है कि 2-3 पोर्शन होते हैं जहाँ पे आप डिफरेंट किस्म की कैलकुलेशंस कर सकते हैं। जिसके जो सेंटर वाले स्क्वायर था, सेंटर वाला जो एक स्क्वायर था, उसकी फर्दर जो डिवीजन होती है उसमें हम RBC काउंट करते हैं। उसके बाद फिर आपके पास आता है WBC काउंट। तो साइड के जो 4 स्क्वायर्स होते हैं, 16 स्क्वायर्स ईच वाले, उनके अंदर आप WBC चेक करते हैं। वाइट ब्लड सेल्स होते क्या हैं? बेसिकली दीज आर द फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जो कि आपके पास 45% जो आपका जो ब्लड का जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स वाला पोर्शन होता है उसमें RBCs होते हैं, WBCs होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब जो इस वक्त जो हम WBCs की बात करें, बेसिकली दे आर बिकॉज दे आर नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ रेड कलर स्टेन या प्लेटलेट्स की तरह येलो नहीं होते, इस वजह से इनको WBC कहा जाता है, यानी व्हाइट सेल कहा जाता है। ठीक है जी। बॉडी के डिफेंस में बहुत मेजर रोल प्ले कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारी जो फर्स्ट लाइन डिफेंस है वो अगर स्किन या जो आपकी जो इंटैक्ट ग्लूकोजा है उसके बाद अगर जो कोई जो सेल्स हैं जो फर्स्ट लाइन डिफेंस के लिए सामने आते हैं वो WBCs है। अच्छा, इसके अंदर फिर आपके पास क्या है कि बोन मैरो में बनते हैं, और बोन मैरो में बनने के बाद किस तरह से बनते हैं बेसिकली कि WBCs are majorly classified into granulocytes and agranulocytes। agranulocytes जो होते हैं यानी इसके अंदर जो ग्रैन्यूल्स हैं वो मौजूद तो होते हैं लेकिन वेल मार्क नहीं होते, जबकि जो ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं उनके ग्रैन्यूल्स जो होते हैं वो ऑलमोस्ट विजिबल होते हैं। तो एक चीज ये है। दूसरा जो जो डिफरेंस है वो है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का। न्यूट्रोफिल्स में 5 न्यूक्लियाई होते हैं, यूसिनोफिल्स में 2 होते हैं, बेसोफिल्स में 1 होता है, लेकिन जरा सा पंक्टेड किस्म का होता है। जबकि लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स में सिंगल सिंगल न्यूक्लियाई होते हैं, और मोनोसाइट्स के अंदर हॉर्सशू शेप का न्यूक्लियस होता है, जबकि लिम्फोसाइट्स में सर्कुलर न्यूक्लियस होता है। जो नॉर्मल रेंज है 4000 से 11000 तक की है सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर। अच्छा जी। हिमेटोपोइटिक सेल जो स्टेम सेल्स हैं वहां से ये निकलता है मेड्यूला में, बोन मैरो के मेड्यूला में जाके सेटल डाउन हो जाता है। उसके बाद जो ऑल ब्लड सेल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 मेन लाइनेजेस, प्रोजेनिटर सेल्स एंड माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल्स। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद इसके लिए मैं आपके पास साथ एक नई पिक्चर शेयर करने लगी हूँ। अच्छा, ये देखिए जी, माइलोसाइट्स जो हैं वो क्या करते हैं कि माइलोब्लास्ट बनाते हैं। माइलोब्लास्ट से आपको मिलते हैं प्रोमाइलोसाइट्स, ठीक है, और प्रोमाइलोसाइट्स के अलावा मेगा कैरियोसाइट्स। अच्छा, प्रोमाइलोसाइट्स ईदर विल गो इनटू मेगा कैरियोसाइट्स और दे विल गो टुवर्ड्स ग्रैनुलोसाइट फॉर्मेशन और मोनोसाइट फॉर्मेशन। कोई सभी एक फॉर्म ये चुन सकता है, यानी ईदर इट विल गो दिस डायरेक्शन फॉर प्लेटलेट फॉर्मेशन, यानी प्रोमाइलोसाइट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मेगा कैरियोसाइट्स जो कि प्लेटलेट्स बनाएगा, या फिर ये इस डायरेक्शन में जाएगा ग्रैनुलोसाइट फॉर्मेशन के लिए, या फिर ये जाएगा मोनोसाइट फॉर्मेशन के। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद फिर अगर आप देखें तो जो प्लेटलेट वाली साइड को अगर आप छोड़ देते हैं तो अब आपके पास जो है ग्रैनुलोसाइट्स, जैसे कि हमने बात की थी कि न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स और बेसोफिल्स जो हैं वो 3 तरह के ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं। आगे जाके जो आ जाते हैं आपके पास कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स, MCF, MCSF, GMCSF और GCSF। ठीक है जी। GCSF इज ग्रैनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, जो कि बेसिकली यहाँ पे काम कर रहा होता है। इसका मैं एरो कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो जाए। GCSF यानी ग्रैनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, बेसिकली ये जो है ये आपके ग्रैनुलोसाइट्स बना रहा होता है। मोनोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर मोनोसाइट्स के लिए डिफरेंशिएशन कर रहा होता है। ग्रैनुलोसाइट मोनोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर जो है वो जो है यहाँ से ये जो डिफरेंशिएशन है ना, इधर इट विल गो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेगा कैरियोसाइट्स और WBC का, तो उसके लिए ये यहाँ पर डिवीजन।
तो ये जो आपका जो इसको हम इस तरह से कर लेते हैं, इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे रखते हैं, ये ज्यादा बेहतर जगह है इसकी, कि बेसिकली ये इस जगह काम कर रहा होता है, माइलोब्लास्ट ब्लास्ट को डिफरेंशिएट करवाता है ग्रैनुलोसाइट, मोनोसाइट, कॉलोनियल स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स यहाँ पर, बल्कि इस जगह पर आ जाता है इधर। ठीक है जी। तो यानी या माइलोब्लास्ट जो है या तो इस डायरेक्शन में जाएगा या इस डायरेक्शन में जाएगा ना, तो ये बेसिकली इस डायरेक्शन में लेके आते हैं। यहाँ आने के बाद इधर मोनोसाइट्स और या फिर ग्रैनुलोसाइट्स, तो मोनोसाइट्स के लिए जो है वो मोनोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, और ग्रैनुलोसाइट्स के लिए ग्रैनुलोसाइट्स कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। अब ये जो कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स हैं ये डिफरेंशिएट करवा देते हैं इनटू डिफरेंट, मतलब ग्रैनुलोसाइट्स में either they will go into neutrophil myelocytes, eosinophil myelocytes या basophil myelocytes। ठीक है जी। अगेन फिर इनमें फर्दर स्टेप वाइज मैचुरेशन होती है, जिसके नतीजे में फाइनली आपको न्यूट्रोफिल माइलोसाइट्स जो है वो यंग न्यूट्रोफिल मेटामाइलोसाइट्स में कन्वर्ट होते हैं, फिर बैंड न्यूट्रोफिल मेटामाइलोसाइट्स में, एंड फाइनली पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स में। फिर इसी तरह से यूसिनोफिल माइलोसाइट्स जो है वो यूसिनोफिल मेटामाइलोसाइट्स एंड देन पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर यूसिनोफिल्स। बेसोफिल्स माइलोसाइट्स आर कन्वर्टेड इनटू पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर बेसोफिल्स। अच्छा, अब अगर मोनोसाइट्स की तरफ मूवमेंट हो गई है तो स्टेजेस ऑफ मोनोसाइट्स हैं फॉर्मेशन में, फाइनली आपको ये मोनोसाइट मिल जाता है। मोनोसाइट के हवाले से अगर आपको याद हो, थ्योरी में भी मैंने आपसे बात की थी कि मोनोसाइट्स के जो जो स्टेम सेल्स होते हैं वो इधर बोन मैरो में सेटल डाउन होते रहते हैं, या फिर लिवर के अंदर, ब्रेन के अंदर और किडनी लंग्स के अंदर जाके सेटल डाउन होते हैं। तो जो लंग्स में, ब्रेन में और जो लिवर के अंदर सेटल डाउन होते हैं वो वहीं पे मल्टीप्लाई करते हैं। मोनोसाइट्स जो सर्कुलेटिंग मोनोसाइट्स हैं वो बेसिकली वहां पे जाके उनको एक्टिवेट नहीं कर रहे होते और ना ही बाहर से जाके सेटल डाउन हो रहे होते। लीविंग दीज थ्री लिविंग दीज थ्री ऑर्गन्स, बाकी तमाम जो ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर आपके जो मोनोसाइट्स हैं वो जाके सेटल डाउन होते हैं, और मोनोसाइट्स वहां सेटल डाउन होने के बाद जैसे ही टिश्यू के अंदर इंटर होते हैं, दे आर कन्वर्टेड इनटू टिश्यू मैक्रोफेजेस। अच्छा जी, अब इसके बाद अगर आप इनकी इनका जो लाइफ स्पैन देखते हैं, तो लाइफ स्पैन जो है वो कुछ इस तरह से है कि ल्यूकोसाइट्स जो हैं, बेसिकली जो न्यूट्रोफिल्स हैं, इनकी आउट ऑफ 100% ल्यूकोसाइट्स अगर आप रखते हैं तो उसमें से जो डिफरेंशियल काउंट आता है आगे, क्योंकि इसका भी एक्सपेरिमेंट है, तो अगर डिफरेंशियल काउंट आता है तो उसके लिए 62% जो है वो न्यूट्रोफिल्स पाए जाते हैं। जनरल जो आपका जो न्यूट्रोफिल्स का जो टोटल, इसका जो लाइफ स्पैन है वो 8 आवर्स से लेके 3 डेज तक का है, डिपेंडिंग अपॉन अगर इन्फ्लेमेशन हो रही है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो रही है तो ये टाइम स्पैन और कम हो जाता है। पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर यूसिनोफिल्स 2.3% होते हैं और 7 to 12 डेज का इनका लाइफ स्पैन होता है। अच्छा, अब यहाँ पे साथ साथ ये भी करते जाते हैं कि ये कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं। तो बेसिकली जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो अक्यूट इन्फ्लेमेशन में पाए जाते हैं, ठीक है जी, जबकि पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर यूसिनोफिल्स जो हैं वो एलर्जिक रिएक्शंस में पाए जाते हैं, प्लस जो आपके पैरासाइटिक इन्फेक्शन होते हैं। इसके बाद आते हैं पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर बेसोफिल्स। पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर बेसोफिल्स जो हैं ये यूजुअली कैंसरस कंडीशन में पाए जाते हैं, आमतौर पे नहीं मिल रहे होते। 0.4% और इनका जो लाइफ स्पेन है वो 12 to 15 डेज का। मोनोसाइट्स 5.3% होते हैं, 2 to 5 डेज का इनका लाइफ स्पेन होता है इन द सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में इनका 2 to 5 डेज का होता है। जैसे ये टिश्यू के अंदर जाते हैं, इनका जो टाइम ड्यूरेशन है वो बढ़ के डेज से, मंथ से ईयर्स का चला जाता है। इसके बाद फिर लिम्फोसाइट्स 30% होते हैं, 0.5 to 1 डे का इनका लाइफ स्पेन होता है। अच्छा जी, तो ये बेसिकली आपके जो है न्यूट्रोफिल्स हो गए। अच्छा, अब जो फर्स्ट लाइन डिफेंस होती है, कोई भी ऑर्गेनिज्म आता है, आपका इन्फेक्शन होता है, तो न्यूट्रोफिल्स जो है वो सारे सबसे पहले जाके काम करते हैं। अगर तो वो 3 से 4 दिन हो गए हैं, 72 घंटे हो चुके हैं उस इन्फ्लेमेशन को, तो न्यूट्रोफिल्स आर टेकन ओवर बाय द मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस।
और इस तरह से जो है ये जो ड्यूटी है वो एक्सचेंज हो जाती है। लिम्फोसाइट्स बेसिकली आपका इम्यून सिस्टम बनाते। अभी रिसेंटली जो इम्यून सिस्टम पढ़ा था उसमें हमने काफी डिटेल में लिम्फोसाइट्स के बारे में बात की थी कि वी हैव टू टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स। एक जो होते हैं वो बोन मैरो के अंदर मैच्योर होते हैं, इसलिए बी लिम्फोसाइट्स कहलाते हैं। दूसरे थाइमस में मैच्योर होते हैं, इस वजह से टी लिम्फोसाइट्स कहलाते हैं। तो अब आ जाते हैं हम जो आपके इसके ऊपर जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं सेल्स, स्टेम सेल्स। अब आप ये देख लीजिए, स्टेम सेल से बेसिकली ये थाइमस में आधे सेल्स चले आते हैं और बाकी बोन मैरो में चले जाते हैं। अब यहाँ से लिम्फ नोड्स में आते हैं, टी लिम्फोसाइट्स बन के लिम्फ नोड में आते हैं, यहाँ से बी लिम्फोसाइट्स लिम्फ नोड्स में आते हैं। इस लिम्फ नोड के अंदर अगर एंटीजन आ गया है तो उसके साथ प्लाज्मा सेल्स मौजूद हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू, बल्कि जो बी लिम्फोसाइट्स हैं दे आर कन्वर्टेड इनटू प्लाज्मा सेल्स एंड दे देन फॉर्म एंटीबॉडीज। जबकि जो आपके जो टी लिम्फोसाइट्स है वो एंटीजन से इंटरेक्ट करने के बाद एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। दोस कैन बी मेमोरी टी सेल्स और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि CD4+ सेल्स होंगे तो वो हेल्पर टी सेल्स कहलाएंगे और मेमोरी टी सेल्स कहलाएंगे। CD8+ टी सेल्स जो होंगे वो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स कहलाएंगे। जो इम्यूनिटी सेल्स से प्रोवाइड होती है, यानी टी लिम्फोसाइट से जो इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है उसको हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं, और जो एंटीबॉडी से इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है उसको हम ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहते हैं। अच्छा जी, इसके बाद फिर ये है कि आपके जो स्टेम सेल्स हैं जो थाइमस में और बोन मैरो में जाके सेटल होते हैं वो आपकी लिम्फोसाइट्स की जेनेसिस करते हैं। मल्टीपल स्टेज होती है मैच्योरेशन की, लेकिन फाइनली आपको जो है वो लिम्फोसाइट्स मिल जाते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रिसेप्टर्स प्रेजेंट दे आर क्लासिफाइड इनटू टी और बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है जी, टी सेल रिसेप्टर्स होंगे तो टी लिम्फोसाइट्स कहलाएंगे, और अगर बी सेल रिसेप्टर्स होंगे और साथ में इम्यूनोग्लोबुलिन IgM लगा हुआ होगा या उस फैमिली का कोई प्रोटीन लगा हुआ होगा तो बी लिम्फोसाइट्स कहलाएंगे। अब ये एक और जो मैकेनिज्म है, सारी चीजें हम कर चुके हैं लेकिन मैं एक रिवीजन के लिए, प्रोसेसर एरिया है वहां पे एंटीजन प्रोसेस्ड होता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के अंदर। ठीक है जी, उसके बाद इसके ऊपर MHC के साथ इनकॉर्पोरेट होता है। हेल्पर टी सेल्स जो हैं वो एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करते हैं। लिम्फोसाइट्स लिम्फोकाइनेसिस होती है। टी लिम्फोसाइट्स इधर बनते हैं जो कि साइटोटॉक्सिक होते हैं, या सप्रेसर टी सेल्स बनते हैं, या तीसरी चीज ये है कि दे इंटरैक्ट विद द बी लिम्फोसाइट्स एंटीजन के साथ, और फिर ये प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट होके आपको डिफरेंट एंटीबॉडीज प्रोवाइड करते हैं। So this was basically the theory of your lymphocytes, बल्कि जो WBCs। इसके बाद फिर हम आ जाते हैं वापस अपने जो टॉपिक के ऊपर। इसका जो प्रोसेस है क्लिनिकल कोरिलेशन के हवाले से अगर बात करते हैं, जनरली जैसे मैंने बताया 4000 की 11,000 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर इसके होते हैं। तो बेसिकली अगर आप पेशेंट की ब्लड CP की रिपोर्ट देखते हैं या कंप्लीट ब्लड काउंट जो CBC कहलाता है उसकी रिपोर्ट देखते हैं, तो उसमें टोटल ल्यूकोसाइट काउंट या TLC जो है वो 7,000 से 11,000 के दरमियान में होता है। और अगर इससे कम हो जाए तो न्यूट्रोपीनिया कहलाता है, जो कि कुछ कंडीशंस हैं जिनमें वायरल इन्फेक्शंस वगैरह के अंदर ल्यूकोपीनिया मिल रहा होता है। और अगर ज्यादा होता है, ल्यूकोसाइटोसिस होता है, तो बेसिकली जो है ये जितने भी एक्यूट इन्फ्लेमेशन हैं या बुखार आया हुआ है, इन्फेक्शन हुए हुए हैं, उन सारी कंडीशंस के अंदर ये क्वांटिटीज की बड़ी हुई होती है। अच्छा, अब अगर इधर मैंने जैसे आपको पहले ही बता दिया कि किन किन कंडीशंस में डिफरेंशियल सेल्स पड़ रहे होते हैं, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बता दूं। हम एक्सपेरिमेंटल जो 8 है उसकी थ्योरी को भी साथ ही लेके चलते हैं, क्योंकि ये साथ ही होता है। ये बेसिकली इसकी डिटेल्स हैं, इनकी शक्ल, इनके डायग्राम, इनको किस तरह से आइडेंटिफाई करना है ये आपको मिल जाएगा। कौन कौन सी कंडीशन में कौन कौन से सेल्स बढ़े हुए होते हैं और कौन कौन सी कंडीशन में डिक्रीज होते हैं और कौन कौन सी कंडीशन में इंक्रीज होते हैं। अच्छा, ये तमाम चीजें हो जाने के बाद अब हमारे पास आ जाता है प्रोसीजर। प्रोसीजर के लिए आप मुझे 1 सेकेंड दीजिएगा, मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ जी। तो ये अब आपके पास ये मैं ये वीडियो दिखा रही हूँ आपको प्रोसीजर के लिए। ये देखिए, ये नस्ट कोयर के बेसिकली ये वीडियो है, इनका चैनल है, और यहाँ पे आपको और भी बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। मुझे इसमें से जो काम की चीज मिल रही है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें बहुत सारी डिटेल्स दी हुई है इन्होंने, लेकिन जो आपको चीज दिखानी है इसमें वो आप चूंकि RBC काउंट कर चुके हैं, अब जो आपको जो इम्पोर्टेंट चीज है जो देखने की है
वो क्या है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आरबीसी पिपेट जो कि आप यूज कर चुके हैं और इसके बाद जो है ये डब्ल्यूबीसी पिपेट है जो अब हम दिखा रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसको यहाँ से देखिए, ये आरबीसी पिपेट थी जिसमें रेड बीट होता है, और ये डब्ल्यूबीसी पिपेट है जिसके अंदर व्हाइट बीट होता है। ठीक है जी। अब यहाँ पे इसके साथ जो है वो आप वो ट्यूब लगा देंगे, और उसके बाद फिर एसेप्टिक मेजर्स लेते हुए स्पिरिट सॉप से जो फिंगर की जो टिप है उसको क्लीन करेंगे। अभी ये तो न्यू बार चेम्बर को साफ सुथरा कर रहे हैं, और इसके ऊपर कवर स्लिप लगा के रख रहे हैं ताकि चीज प्रिपेयर की जा सके। इसके बाद फिर इन्होंने जगह प्रिपेयर कर दी है। ये सेप्टिक मेजर्स लेते हुए आप लैंसेट लगाएंगे, फिंगर की टिप को क्लियर करें। ठीक है, थोड़ा सा बल्ब बनाया और उसके बाद लैंसेट से उसको प्रिक किया। प्रिक करने के बाद ये वो बना दिया बब। और ये देखें कैपिलरी रिएक्शन से जो है 0.5 के मार्क तक आपने जो है वो ब्लड ले लिया। इसके बाद डब्ल्यूबीसी का जो फ्लूइड होता है जो कि टॉक्स सोल्यूशन कहलाता है, उसको जो है आपने पूरा ऊपर तक फिल कर लेना है, बल्ब तक, जो कि 11 का मार्क आ रहा है वहां तक बल्ब को फिल करने के बाद फिर आप इसको मूव करेंगे। मूव करने के बाद फिर जो है चार्ज किया जाएगा। ये चार्जिंग हो गई। ठीक है जी। अब ये जो सोल्यूशन आ गया है इसको 2 से 3 मिनट दिए जाएंगे सेटल होने के लिए, कि जो है डब्ल्यूबीसी सेटल डाउन हो जाए। और डब्ल्यूबीसी सेटल डाउन होने के बाद फिर आप इसको माइक्रोस्कोप पे लगाएंगे। सबसे पहले जो है 4 के ऊपर आप जो है वो बॉक्सेस आइडेंटिफाई करेंगे 4 टाइम्स की मैग्निफिकेशन पे, और उसके बाद 10 टाइम की मैग्निफिकेशन पे काउंटिंग करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये 4 चेम्बर दिखाई दे रहा है। ये बड़े वाले जो स्क्वायर्स होते हैं 16 वो दिखाई दे रहे हैं, और इनके अंदर ये आपको सारे आरबीसी डब्ल्यूबीसी दिखाई दे रहे हैं जो ब्लैक कलर के। आप देख सकते हैं बहुत क्लियरली डब्ल्यूबीसी दिखाई दे रहे हैं। जितने डब्ल्यूबीसी हैं, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं इनको छोड़ देंगे आपने, सिर्फ ये जो बड़े वाले जो मार्क हुए हुए हैं ये डब्ल्यूबीसी हैं, इनको काउंट कर लेना है। अब ये 40 की मैग्निफिकेशन पे देखे जा रहे हैं, ये देखेंगे इनके इवन जो है वो भी नजर आ रहे हैं आप, न्यूक्लियर भी दिखाई दे रहे हैं डब्ल्यूबीसी के। ये 100 टाइम्स की मैग्निफिकेशन हुई है। हम यूजुअली जो लैब के अंदर जो है वो नहीं कर रहे होते हैं इसकी मैग्निफिकेशन 100 की मैग्निफिकेशन पे, क्योंकि उसके अंदर फिर हमें जो ऑयल इमर्जन लेंस की जरूरत पड़ रही होती है, तो इस वजह से हम नहीं करते हैं इसको। 40 टाइम्स की मैग्निफिकेशन इज मोर देन इनफ। ठीक है जी। अच्छा, अब आपने जब इसको पूरा कर लिया, कैलकुलेट कर लिया, तो उसके बाद मतलब जब काउंटिंग कर ली, तो ये इस तरह से आपने ये 4 बॉक्सेस है न्यू बार चेम्बर के, इन चारों बॉक्सेस के अंदर आप काउंटिंग करेंगे। ये जैसे डब्ल्यूबीसी पढ़े में अगेन वही वाला रूल होगा कि जी ये जो ये लाइन है और ये लाइन है, एल का रूल चलेगा। यहाँ पे जो डब्ल्यूबीसी है वो इधर वाले बॉक्स में काउंट होगा, इस वाले बॉक्स में काउंट नहीं होगा, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं। डाइल्यूशन जो है वो ब्लड जो है पिपेट में 0.5 सेंटीमीटर क्यूबिक मिलीमीटर तक लिया था, उसके बाद 11 मिलीमीटर तक उसको भर लिया था। डाइल्यूशन 20 टाइम्स की होती है, और वॉल्यूम जो है वो इस तरह से लेंथ इंटू विड्थ इंटू डेप्थ जो है 1 इंटू 1 इंटू 0.1 है। ठीक है जी। तो वॉल्यूम जो आ रहा है इसका 0.00625 आ रहा है। फॉर्मूला जो आप लगा रहे हैं डब्ल्यूबीसी काउंट का वो क्या है, n डिवाइडेड बाय 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 20। 0.4 क्या है, वॉल्यूम है ऑफ 4 प्राइमरी स्क्वायर्स, यानी ये जो 4 प्राइमरी स्क्वायर्स हैं इनके वॉल्यूम को आपने लेना है, और उसके बाद उसको जो है आपने मल्टीप्लाई करना है 20 से।
0.4 20 को 0.4 से जब आप डिवाइड करते हैं तो जो है आपके पास 50 का आंसर आता है। एन क्या है? जो टोटल नंबर ऑफ सेल्स हैं जो आप इन 4 स्क्वायर्स में काउंट करेंगे। वो करने के बाद फिर आई एम सॉरी, ये कुछ चीजें शायद मिस हो गई हैं, मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ कि आपने कैलकुलेशन करनी किस तरह से है। बॉक्सेस, ये 4 बॉक्सेस हैं, इन 4 बॉक्सेस के अंदर जो है आपने कैलकुलेशन करनी है। एल का रूल इस्तेमाल करेंगे, यानी इस जगह पे ये जो WBC आ रहा है ये इधर काउंट होगा, इस वाले में काउंट नहीं होगा। इस तरह जो नीचे आ रहा है वो सामने वाले में काउंट होगा, पीछे वाले में काउंट नहीं होगा। पहली चीज मैंने ये बताई थी। दूसरा मैं कैलकुलेशंस बता रही थी। तो जो 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 इनकी जो वॉल्यूम है वो कितना है? 1 मिलीमीटर की लेंथ है स्क्वायर की, और 1 मिलीमीटर की ब्रेथ है, और 0.1 मिलीमीटर की डेप्थ है। ये बन जाता है 0.1 मिलीमीटर क्यूब। ठीक है जी। अच्छा, अब आप क्या करते हैं सेल पर यूनिट वॉल्यूम कैलकुलेशन के लिए? जो पहला डब्बा है ए कहलाएगा, उसके अंदर 16 है। इस तरह प्राइमरी स्क्वायर्स बना के 64 सेकेंडरी स्क्वायर्स हैं, लेकिन आप प्राइमरी स्क्वायर्स जो हैं उनके अंदर टोटल जो WBC काउंट है वो काउंट करके उसको एन का नाम देंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ व्हाइट सेल्स काउंटेड इन द काउंटिंग चेम्बर। फिर डाइल्यूशन फैक्टर जो है वो 20 का रखेंगे, वॉल्यूम 4.4 रहेगा। ठीक है जी। अब ये देखें 0.1 मिलीमीटर क्यूब था ना, एक का था, एक बड़े स्क्वायर का, यानी 0.1 मिलीमीटर क्यूब इस एक डब्बे का वॉल्यूम है। ठीक है, तो 4 डब्बे लिए हैं, तो इस तरह से आपका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 0.4 का हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपने क्या करना है कि तो ये जो फॉर्मूला है वो क्या है? n डिवाइडेड बाय 0.4 विच इज मल्टीप्लाइड बाय 20। तो आप इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे कि 20 को डिवाइड करेंगे 0.4 के साथ, तो ना आंसर आ जाएगा 50। अब आपके पास ये सिंप्लीफाइड हुआ है, आपको सिर्फ क्या रह गया है? n तलाश करना है। और वो क्या है कि जब आप यहाँ इन चारों बॉक्सेस में नंबर लिख लेंगे कि कितने कितने आपको WBCs मिले हैं, तो उन जो भी काउंट आता है उसको आपने 50 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका टोटल WBC काउंट आ जाएगा। सिर्फ फॉर एग्जाम्पल हमें 50 WBC मिलते हैं, तो 50 को जब हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2500 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर आ जाएगा। अच्छा, अब जाहिर सी बात है कि इसका मतलब क्या हुआ कि 4000 कम से कम भी होने चाहिए, तो 2,500 का मतलब है कि ये न्यूट्रोपीनिया की डायग्नोसिस बनेगी। ठीक है, तो इस तरह से आपने इस सेल को काउंट करना होता है। अच्छा, दूसरा जो आपके पास जो एक्सपेरिमेंट है जो कि हम कर रहे हैं वो है डिफरेंशियल काउंट का। थ्योरी ऑब्वियसली दोनों की ऑलमोस्ट सेम ही होती है। इसके बाद लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि हम क्या कर रहे होते हैं, स्लाइड बना रहे होते हैं जो कि डिफरेंशियल काउंट की स्लाइड कहलाती है। अच्छा, उसके अंदर जो है वो आपके लिए मैंने शायद यहाँ पे पिक्चर्स रखी है, ये देखिए, ये एक स्लाइड ली, इसके ऊपर आपने ब्लड, वो इसी तरह से एसेप्टिक मेजर लेके ब्लड फिंगर को प्रिक किया, फिंगर को प्रिक करके ब्लड का ड्रॉप बनाते। वो ड्रॉप बनाने के बाद जो है वो आप इसके ऊपर स्लाइड के ऊपर रखते हैं, दूसरी स्लाइड से इसको इस तरह से रखते हैं कि वो ड्रॉप जो है वो स्लाइड की सरफेस के ऊपर पूरे पे फैल जाए। फिर इस स्लाइड को आगे की तरफ मूव करते हैं, तो ये इस तरह से आपके पास एक स्मेयर बन जाता है। अब ये जो स्मेयर है इसको थोड़ी देर के लिए रखते हैं। ये स्मेयर जो है वो थोड़ी देर में सूख जाता है। सूखने के बाद इसकी स्टेनिंग कर ली जाती है। स्टेनिंग करने के बाद जो है फिर आप इस स्लाइड है इसके ऊपर सिडारवुड ऑयल डाल देते हैं, और उसके बाद ऑयल इमर्जन लेंस पे 100 टाइम्स की मैग्निफिकेशन पे उसको एग्जामिन कर लेते हैं। और उसके बाद जो है आपके जो इस बॉक्स के अंदर आपने टोटल जो आपके 100 सेल्स, पहले 100 सेल्स जो आप शुरू से शुरू करेंगे उनको काउंट करना, वो 100 सेल्स आप काउंट कर लेते हैं। और काउंट करने के बाद बाय द एंड जब ये 100 सेल्स काउंट हो जाते हैं तो अब आप देख लेते हैं कि टोटल जो, क्योंकि 100 सेल्स ही काउंट किए तो जो जितना भी नंबर आएगा वो परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगी। तो आउट ऑफ 100 करके आप यहाँ पे बता देते हैं कि न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स कितने आए हैं। इसको एक दफा मुझे 1 सेकेंड दीजिएगा, मैं देख लेती हूँ, अगर मुझे इसकी वीडियो भी मिल जाती है तो मैं आपको एक मरतबा इसकी वीडियो भी शो कर देती हूँ। अच्छा जी, ये पेनिन 23 का चैनल है जहाँ पे ये स्लाइड है जो आपको थोड़ा सा डिटेल्स बता देगी। इसमें सबसे पहले तो देखते हैं जो मैंने आपको जो प्रोसीजर बताया है यहाँ पे ये स्लाइड बनाने का। ठीक है, बिल्कुल वही तरीका जो मैंने आपको बताया था। ये पहले बॉडी बनती है इसकी, जो ये आपका स्मेयर है, और ये इसकी टेल होती है, फेदर हेडेड टेल होती है। अब यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि ये अपीयरेंस नजर आ रही है। ठीक है, अब ये जो अपीयरेंस नजर आ रही है ये आपको ऑयल इमर्जन पे इसी तरह से क्लियर दिखाई देता है। ये देखें, यहाँ से आपने कॉर्नर से बिल्कुल देखना शुरू किया और यहाँ लाके बीच में आप इसको रोकेंगे। ठीक है,
अब यहाँ पे लाके रोक दिया। अब यहाँ से काउंटिंग शुरू करते जाएं, जहां जहां बीच में, ये बीच में 1 मिनट रह जाएंगे, मैं आपको एक दफा ये इसको इन्होंने बहुत तेजी से चला के दिखाया है। ये देखें, ये इस तरह की जितने भी WBCs आ रहे हैं ये आप काउंट करते चले जाएंगे। ये RBCs दिखाई दे रहे हैं आपको ढेर सारे, ये आर्टिफैक्ट्स हैं, इनको काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है जी। अब इसके बाद ये देखें, ये लिम्फोसाइट, ये न्यूट्रोफिल आ गया एक। ठीक है, ये असल में ये किसी के एक कॉर्नर पे पहुंचना चाह रहे हैं जहां से काउंटिंग शुरू होगी। उनको या तो स्लाइड समझ में नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों घुमाए जा रहे हैं ये, लेकिन बेसिकली इतना क्लियर और मेरा ख्याल में कहीं नजर नहीं आएगा, इसलिए मैं भी जरा सबर से बर्दाश्त करनी। ये देखिए, ये एक न्यूट्रोफिल पड़ा हुआ है। ये आपको जैसे जैसे आपके पास, जिस तरह से आप स्लाइड को घुमाते जाएंगे, इसको जिगजैग पैटर्न में घुमाया जाता है, जैसे जैसे आपको सेल नजर आता जाएगा आपको काउंट करते जाएंगे। ये न्यूट्रोफिल है। 4 न्यूक्लियाई दिख रहे हैं, बहुत डिस्टिंक्टिव 4 न्यूक्लियाई दिख रहे हैं, तो ये आपका न्यूट्रोफिल हो गया। ये देखें, ये मोनोसाइट है, ये जो सामने दिखाई दे रहा है, ये फिर न्यूट्रोफिल आएगा। अब ये इसी तरह से आप पैटर्न चलाते चले जाएंगे और आपको डिफरेंट सेल्स दिखाई देते चले जाएंगे। ये देखिए, ये एक न्यूट्रोफिल है, ये न्यूट्रोफिल है, ये न्यूट्रोफिल है, ये लिम्फोसाइट है, ये न्यूट्रोफिल है, ये भी न्यूट्रोफिल है, ये मोनोसाइट है। अब एक एक्सट्रीम तक स्लाइड के पहुंच के फिर आप दूसरी एक्सट्रीम शुरू कर देंगे। ये न्यूट्रोफिल आ गया, ये न्यूट्रोफिल है, 4 न्यूक्लियाई दिख रहे हैं। दिस इज हाउ यू हैव टू फाइंड आउट योर। अच्छा, इसी तरह दिख रहे होते हैं। ये देखें, ये आपका जो है ये लिम्फोसाइट था, मोनोसाइट था, सॉरी नहीं, सॉरी लिम्फोसाइट था। मोनोसाइट में हॉर्स शू शेप के न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है, ये न्यूट्रोफिल है, ये मोनोसाइट था। आमतौर पे आपको लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स दिख रहे होते हैं। यूसिनोफिल बहुत कम, बहुत ही रेयर दिख रहे होते हैं। और बेसोफिल्स जो हैं उनका तो इस तरह से होता है कि वो यूजुअली दिखने ही नहीं चाहिए। अगर दिख रहे हैं तो वो एक अनयूजुअल सी बात है। किसी कैंसर पेशेंट का यकीनन होगा वो ब्लड। यूजुअली जो है बेसोफिल्स नहीं दिखाई दे रहे होते। ठीक है जी। तो ये बेसिकली आपका, ये आपकी मैनुअल है। मैनुअल के अंदर आप ये चीजें इधर यहाँ पे फिल करेंगे और फिल करने के बाद आप बता देंगे कि डायग्नोसिस क्या बनी है। अब इसकी बेस पर कि कितने परसेंट है, अब नॉर्मल रेंज आ रही है कि नहीं आ रही है, उस नॉर्मल रेंज को सामने रखते हुए आप डिसाइड करेंगे कि पेशेंट को मोस्ट प्रोबेबली क्या डायग्नोसिस हो सकती है। होप आपको ये दोनों एक्सपेरिमेंट समझ में आ गए होंगे। एक्सपेरिमेंट 7 एंड 8 कोई भी चीज को अगर प्रॉब्लम करे तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद मी। जजाकल्ला। अल्लाह हाफिज।